हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर ऑफ यू फाइन। आज क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं मोल कंसेप्ट जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं IIT JEE और फिर नीट में। ठीक है, तो आई होप विदा टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट पर जाएंगे, उसके बाद हम उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें मोल कंसेप्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट सीखनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो चैप्टर्स में बाकी आपको तो पता है बेसिक चीज़ें, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वो अपन बात नहीं यहाँ करने वाले हैं। अपने को तो क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं रिलेटेड टू IIT JEE और फिर नीट के। ठीक है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहला जो सवाल आता है वो बेसिक सवाल आते हैं। बेसिक सवाल का मतलब क्या है कि आपको कैसा है, मोल निकालना पूछ सकता है। डेफिनेटली IIT में तो नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। मोल्स निकालना है आपको, मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ठीक है, दूसरा टाइप का जो सवाल आता है वो होता है आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है, रिमूवल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फिर एम्पिरिकल फार्मूला टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सब बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मोल कंसेप्ट। सबको पता है कि ये जो मोल कंसेप्ट है, इनके जो कंसेप्ट हैं होल फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिना इसके जो है आप फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं एटम्स, मोल, इन सब का जिक्र होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला कंसेप्ट नंबर 1, you have to know the conversion method from moles to number of atoms via from number of atoms to mole। सपोज आपके पास क्या है, आपके पास मास है बेटा। क्या है आपके पास? बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्या है? मास है। अब आप मास से क्या निकाल सकते हो? जी हाँ, आप मास से क्या निकाल सकते हो? मोल्स, बिल्कुल निकाल सकते हो। अब आप मोल आपको पता है तो आप मोल से क्या निकाल सकते हो? मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। और जब आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में आइडिया है तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ एटम्स, सबसे पहला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक आपको ट्रेवल बना के देता हूँ। ये देखो, अगर मास पता है तो मोल निकाल सकते हो, मोल्स पता है तो मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये चीज़ें उल्टी भी चलती हैं। आप आसानी से नंबर ऑफ एटम से भी यही निकाल सकते हो, मोल्स, मॉलिक्यूल से मोल्स और फिर मोल से मास। अब ज़रा अपन देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। देखो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत छोटी सी ट्रिक है। देखो अगर आपको मास पता है तो मोल कैसे निकालोगे? डेफिनेटली मास अपॉन m0 का मतलब है मोलर मास। ठीक है, m0 का मतलब क्या होता है? मोलर मास। ठीक है, पूरा लिख नहीं रहा हूँ, m0 का मतलब क्या है? मोलर मास। अगर आपको मोल्स पता है तो आपको क्या निकालना है? मॉलिक्यूल्स। तो देखो मोल्स से मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते हो? मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते हो? जो भी मोल्स है बेटा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे? अवोगाड्रो नंबर से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? अवोगाड्रोस नंबर से। अब अगर अपने को मॉलिक्यूल पता है तो अपने को क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? जी हाँ, जो भी आपको पास मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एटॉमिसिटी से। किससे करेंगे? एटॉमिसिटी से। तो देखो ये बहुत आसान सा तरीका है, ये अपन कन्वर्जन। अब उल्टा कन्वर्जन देखते हैं। अगर नंबर ऑफ एटम्स पता है आपको और आपको क्या निकालना है? मॉलिक्यूल, तो कुछ भी नहीं करना है, बस जस्ट डिवाइड करना है। ठीक है, किससे डिवाइड करोगे? एटॉमिसिटी से। अब ये एटॉमिसिटी किस चिड़िया का नाम है? बात तो ये देखो, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? कितने एटम्स हैं, समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम बात करें कि एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इन P4O10, एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इन P4O10 वो कितना है? देख लो फॉस्फोरस के कितने एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो कितने हैं? देखिए एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस कितने हैं यहाँ पर? 4। ठीक है, चलो
तो एटॉमिसिटी मिल गया। अब अगर हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल से मोल निकालना है, तो देखो बस अपने को क्या करना है, मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, जो मल्टीप्लाई कर रहा है तो बस उसको डिवाइड करना है। अगर अपने को मोल पता है तो मास निकालना है, तो बस यहाँ डिवाइड मत कर देना, यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो चुका है पहले से, यानी कि मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना बेटा, किससे, मोलर मास से, किससे, m0 से। दिख रहा है? ठीक है, तो अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। देखो मास से हमको क्या निकालना है, मोल, तो डिवाइड कर देना है मोलर मास से। मोल से अगर मॉलिक्यूल निकालना है तो फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। मॉलिक्यूल से अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये चीज़ें बैक में भी चल सकती हैं, यानी कि अगर हम फॉरवर्ड गियर लगा रहे हैं तो फिर बैक गियर भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और पूछी जाती है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम कुछ चीज़ें और भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखो जैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपसे पूछा जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपको मॉलिक्यूल पता है, अगर आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में नॉलेज है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने प्रोटॉन्स हैं। जैसे मान लो हमारे पास CH4 है, CH4 है ना, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि CH4 में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप कितने बोलोगे, कार्बन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। कार्बन के पास कितने एटॉमिक नंबर हैं, 6 और हाइड्रोजन कितना है, 4, यानी कि 6 + 4 कितना हो गया, 10। यानी कि CH4 के पास, मीथेन के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वो कितने हैं, 10। तो मीथेन के पास 10 प्रोटॉन है। लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में नॉलेज है तो आप उस मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 10 से। किससे करोगे, 10 से। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कोई डेटा तो दिया नहीं। जब मैं अगर डेटा देता हूँ मॉलिक्यूल्स का या मास का या मोल का, तो आप क्या निकालोगे, मास से मॉलिक्यूल निकालोगे, मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में। ठीक है, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आपको CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होते तो बिल्कुल, तो मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करते किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होता तो क्या करते, बिल्कुल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना होता तो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते किससे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसके मदद से आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से मास से एटम कन्वर्जन या फिर एटम से मास कन्वर्जन कर सकते हो। इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो और फिर क्या, न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप कॉपी करिए, फिर अपन मिलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आप लोगों ने क्या देखा, अभी आप लोगों ने देखा कि बेसिक कंसेप्ट्स अभी आप लोगों ने देखा, जिससे हम लोग ये सीखे थे कि किस तरह से मोल का कन्वर्जन एटम्स में होता है या फिर एटम्स का कन्वर्जन हम मोल्स में कर सकते हैं। साथ में हम लोगों ने ये भी देखा हाउ डू वी कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो चलो अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, देखो सबसे पहला जो सवाल है, डिटरमाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3-। देखो ये फॉस्फेट आयन है, दिस इज व्हाट, फॉस्फेट आयन। यहाँ पर अपने को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमारा मॉलिक्यूल चाहिए। क्या चाहिए, हमारा मॉलिक्यूल चाहिए। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूल निकालने के पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जी हाँ, मोल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं मोल्स। तो देखो मोल्स ऑफ PO4 3-। मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास तो गिवन है आपको, मोलर मास निकाल लो। मोलर मास अगर आप निकालोगे, फॉस्फोरस का कितना होता है 31, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 4 जा 64, 64 + 31 कितना होता है 95। तो 95 इसको आप ज़रा सॉल्व करें, देन यू विल गेट 0.1, दैट इज मोल्स। आफ्टर मोल्स यू हैव टू कैलकुलेट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की वैल्यू होगी।
तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स तो कितना है आपके पास 0.1, अवोगाड्रो नंबर बोले तो Na, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस खत्म हो गया आपका काम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन PO4 फॉस्फेट आयन। तो फॉस्फेट आयन में ज़रा बता दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, ठीक है। तो काउंट कर लीजिए फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, क्योंकि जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। तो 15 और प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 8, एक ऑक्सीजन होता है 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो 8 4 जा 34 और ये 15 हो गया हमारे पास, ठीक है। सॉरी 32 और ये 15 हो गया, कितना हो जाएगा बोले तो 47 और 47 और ये 3 कितना हो गया 50। तो यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। तो 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 50 मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने सीखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना होता है, मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है फॉस्फेट में 50 है, तो 50 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, मॉलिक्यूल से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 5Na। क्या हमें हमारा आंसर मिल गया है, मिल गया है, बिल्कुल मिल गया है, ये रहा हमारा आंसर 5Na। दिस इज आवर आंसर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऐसा ही दूसरा सवाल है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बेटा क्या है अलग है, यहाँ D2O है, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड है, यानी कि हैवी वाटर इसको बोलते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है यहाँ पर इन 5 ग्राम ऑफ D2O। फिर से वही खेल है, मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ D2O, मास अपॉन मोलर मास होता है फॉर्मूला मोल्स का। तो मास तो 5 ग्राम है, मोलर मास कितना होगा D2O का। तो ज़रा अगर आपको ध्यान हो तो D2O को हम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप होता है D2O। हाइड्रोजन का क्या होता है, दूसरा आइसोटोप होता है। तो ये देखो, ये 1, ये है 2, दैट इज़ द D2O। तो D2O का मास तो कितना होता है 2, है कितने D2O यहाँ पर 2, यानी कि 2 to 4। और ये ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास, अगर हम बात करें 16 और 4 कितना 20। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, एक ड्यूटेरियम का मोलर मास कितना होता है 2, तो 2 2 जा 4, 4 + 16 कितना हो गया 20 करें, देन यू विल गेट 1/4, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 0.25। अब दिस इज मोल, व्हाट इज दिस, दिस इज मोल। अब मॉलिक्यूल निकालना है तो बहुत आसान है, मॉलिक्यूल इन D2O, जितने मोल हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, Na से। ये रहा हमारा मॉलिक्यूल, बोलो समझ में आ रहा है, दिस इज अवर मॉलिक्यूल। बट वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या पता करेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन D2O, ये क्या हो जाएगा। तो पहले आप मेरे को ये बता दो कि D2O में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, D2O में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम उन पे जाएं तो देखो न्यूट्रॉन होता क्या है, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो जितने हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं उनमें से उसका जो एटॉमिक मास है उसको माइनस कर दो। तो एटॉमिक मास तो बेटा कितना है 2, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि ड्यूटेरियम के पास कितने कितने न्यूट्रॉन होते हैं 1, ठीक है। कितने न्यूट्रॉन होते हैं 1, तो एक न्यूट्रॉन होते हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ऑक्सीजन के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं, अगर हम देखें तो 16 - 8, क्या कनेक्ट कर पा रहे हो, 16 - 8। तो ऑक्सीजन के पास तो 8 न्यूट्रॉन होते हैं। और ड्यूटेरियम में भी हमने देखा कि एक ड्यूटेरियम में, सिंगल ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर कितने ड्यूटेरियम हैं, तो यहाँ पर 2 ड्यूटेरियम है, यानी कि कितने D2 में कितने न्यूट्रॉन होंगे 2, और ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन होंगे, बिल्कुल बढ़िया 8। 8 और 2 कितना होता है 10, तो यानी कि 10। पूरे D2O में 10 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 5Na। यही तो सीखा है कि जो भी मॉलिक्यूल है ना, जो भी मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूल कितना है 0.25 Na, जो भी मॉलिक्यूल है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। तो यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आंसर कितना आ जाएगा 2.5 Na। जी हाँ, इतने ही न्यूट्रॉन हमारे
D2O में होंगे। कहाँ गया मेरा आंसर? कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पर, कोई बात नहीं, दिस इज़ अवर आंसर 2.5 Na, दिस इज़ अवर आंसर। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो ये थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जेई में आ चुका है कुछ साल पहले, ठीक है। आप लास्ट ईयर के पेपर में देखोगे अराउंड 2005 के आसपास आया है, मेरे को इतना याद नहीं है बट जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखें इसको। देखिए, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यानी कि ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो। तो देखो यानी कि यह m ऑफ O2 अपॉन m ऑफ N2, दैट इज गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ नाइट्रोजन, इट इज गिवन 1/4। क्या बात समझ में आ रही है? 1/4। आपको क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल का आपको क्या बोल रहा है? रेशियो बोल रहा है। तो कैसे निकालोगे? ठीक है, ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई कर लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। चलिए, आपको ट्राई कर लिया होगा आपने, चलो कैसे निकालोगे इसको? देखो सबसे पहले क्या करना है, अपने को मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल बढ़िया, मोल्स, क्योंकि मोल्स को ही मल्टीप्लाई करते थे हम किससे? Na से। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है बेटा? यहाँ पर मोल्स निकालना है। तो चलो हम तैयार हैं, मोल्स ऑफ O2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो डायरेक्ट हम कर देते हैं मोल्स ऑफ O2, क्योंकि इसी का मॉलिक्यूल निकालना है, डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ O2 क्या हो जाएगा? मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ O2। बोलो बात समझ में आ रही है? इसी तरह ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ N2। बस ख़त्म हो गया आपका सवाल। देखो बस सब चीज़ आपको पता है। मास ऑफ O2 कितना है? 1, ठीक है, मास ऑफ O2 आपको कितना है पता? 1, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है? 32। सबको पता है मोलर मास ऑफ O2 कितना है बेटा? 32, मल्टीप्लाई बाई ये जो मोलर मास है N2 का, ज़रा देख रहे हैं, ये जो मोलर मास है ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? बता दो, जल्दी बता दो, कितना? 14 नहीं, N2 है ना, तो 28, ये नीचे आ गया कितना? 4। बोलो आ रही समझ में? बस फटाफट इसको आप कैंसिल आउट करिए, बढ़िया, ये 4 और ये 28 जल्दी से कैंसिल आउट हो, कितना हो जाए? 7। आंसर कितना आ गया? दिस इज आवर आंसर। आई होप सॉल्व किया होगा तुमने। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको जरा देख लो, नोट कर लो। फिर अपन आते हैं कुछ एक दो और बढ़िया सवाल में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोल कंसेप्ट। ये तो रहा बेसिक सवाल, इसके आगे अपन 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे जिनके आगे अपन फिर आगे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, इसको कॉपी कर लीजिए। पॉज। तो देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग थोड़ा लेवल बढ़ाने वाले हैं। मोल कंसेप्ट में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उसका नाम है इम्पीरिकल फार्मूला। क्या नाम है? इम्पीरिकल फार्मूला, जहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होती है। तो देखो उस पर अपन 2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाने वाला है। तो ज़रा क्वेश्चन को पढ़ें फिर शुरू करते हैं। देखो, अ गिवन सैंपल ऑफ अ प्योर कंपाउंड कंटेन इतना ग्राम ऑफ Zn, इतना एटम्स ऑफ क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम के आपके एटम्स दिए हुए हैं, ठीक है, इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। डिटरमाइन सिंपलेस्ट फार्मूला, ठीक है, आपको ये सिंपलेस्ट फार्मूला यू हैव टू कैलकुलेट। सबसे पहले देखो क्या स्टेप होता है सिंपलेस्ट फार्मूला का, ठीक है। सबसे पहले निकालना चाहिए आपको मोल्स, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। स्टेप 1 सीख लीजिए। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या निकालना है आपको? जी हाँ, मोल्स निकालना है, ठीक है, सबके मोल्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मोल्स ऑफ, अगर हम बात करें Zn का, मोल्स ऑफ Zn क्या होगा यहाँ पर? मास अपॉन मोलर मास, दैट इज मास कितना है? 9.1। मोलर मास ऑफ Zn कितना होता है? 65, ठीक है, 65.5 ले लेते हैं जो भी होता है, ठीक है। सिमिलरली मोल्स ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का मोल निकालने के लिए क्या है? हमें एटम दिया हुआ है बेटा,
हमें डायरेक्ट मोल्स नहीं दिया हुआ है। तो कभी भी एटम अगर दिया हो, एटम से मोल निकालना हो तो क्या करते हो, डिवाइड बाई Na, अवोगाड्रो नंबर। तो अपने को क्या दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻23। इसको डिवाइड कर देंगे अगर हम अवोगाड्रो नंबर से, तो अपने को मिल जाएगा क्या, मोल्स मिल जाएगा। समझ रहा है, अपने को क्या मिल जाएगा, मोल्स। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो आपको दिया ही है, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है 0.6 मोल। चलिए आपको एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क क्या, अभी थोड़ा सा वर्क देता हूँ कि जल्दी से इनके मोल्स कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, इनको सॉल्व करके। ये तो अपने को दिया ही है, ठीक है, जल्दी कर लीजिए। कर लिया? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने सॉल्व किया होगा तो इसके मोल्स निकलेंगे आपको 0.15, यानी कि दिस इज मोल्स ऑफ Zn। अगर आप क्रोमियम को इसको सॉल्व करोगे, वेन एवर यू सॉल्व दिस देन यू विल गेट 0.3 मोल। बस आपको मोल मिल गया। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक सिंपलेस्ट रेशियो लेना है। क्या लेना है, सिंपलेस्ट रेशियो। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल फार्मूला निकालना है ना। देखो तो सिंपल फार्मूला बन गया, ये रहा हमारा Zn रेशियो Cr रेशियो ऑक्सीजन। अब Zn कितना है ज़रा बताओ, 0.15 है, Cr कितना है 0.3 है, ऑक्सीजन कितना है 0.6 है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 0.15। इससे सबको डिवाइड कर दो, क्या समझे, इसको इससे सबको आप डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे देन यू विल गेट Zn रेशियो Cr रेशियो ऑक्सीजन। तो डिवाइड कर दोगे जब इसको 0.15 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 0.3। यहाँ पर करो कितना आ जाएगा 4। बस बन गया हमारा फार्मूला, क्या Zn Cr 2O4, ये हमारा फार्मूला बन गया। दैट इज आवर आंसर। देखो कितना सरल था, कुछ भी नहीं करना है। मोल्स निकालने के बाद जो सबसे छोटा नंबर है, यानी कि इसको सिंपलेस्ट रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंपलेस्ट रेशियो कहा जाता है। जो सबसे छोटा नंबर है उससे क्या कर दो, सबको डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड कर दोगे देन यू विल गेट योर सिंपलेस्ट फार्मूला। और इसी को क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। चलो एक छोटा सवाल एक और देखते हैं। इसमें 2 चीज़ मैंने पूछ लिया बेटा आपसे। पहला चीज़ क्या पूछा है, एम्पिरिकल फार्मूला, और दूसरा पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आओ देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे और मॉलिक्यूलर। एम्पिरिकल तो इसी तरह निकालेंगे, बट मॉलिक्यूलर फार्मूले में थोड़ा सा चेंज है, वो अपन सीखते हैं, ठीक है। सीख लेना यहाँ से, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना, एकदम सीख लेना अच्छे से। आप इसको कॉपी करो, फिर इसको मैं रब करूँगा, ठीक है। चलो जितना हो सकता करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, स्टेप 1 बिल्कुल सही, सबका मोल्स निकालना है। तो मोल्स निकालो सबका, मोल्स ऑफ किसका। अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आप ज़रा समझ गए इस चीज़ को। इसको मैं रुको, वेट रब कर दो इसको। यहाँ पर आपको डायरेक्टली देखो, यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली मास दिया हुआ था, बट यहाँ पर डायरेक्ट मास नहीं दिया है आपको, यहाँ पर परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है। देखो सब कुछ परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। तो जब भी परसेंटेज का सवाल आएगा तो आपको लेना है लेट मास ऑफ कंपाउंड 100। क्या लेना है बेटा, मास ऑफ कंपाउंड क्या लेना है 100 ग्राम माल लेना है, एज्यूम, ठीक है। जब आप 100 ग्राम माल लोगे तो फिर क्या होगा, तो 100 ग्राम में हो जाएगा 4.07 ग्राम हाइड्रोजन। जितने भी परसेंटेज हैं सबको आपने 100 मान लिया, तो 100 में इतना हाइड्रोजन है, इतना कार्बन है और इतना क्लोरीन है। तो आगे बढ़ते हैं, 24.27 ग्राम क्या है कार्बन, और एंड को और ही बोलते हैं ना, चलो ठीक है। एंड 71 पॉइंट कितना है 66, शायद 66 ही है, चलो 66 ग्राम ऑफ क्लोरीन। इतने डेटा हमें मिल गए, ठीक है।
अब हमें सबके मास पता है, अब हम मास पता है तो मैं आसानी से क्या निकाल सकता हूँ, सबके बिल्कुल बढ़िया मोल्स निकाल सकता हूँ। तो अब मुझे थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, तो ज़रा आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं सफाई करता हूँ। कर लिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करते हैं, सबके स्टेप 1 मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मोल्स ऑफ, थोड़ा मैं दूसरे पेन का यूज़ कर लेता हूँ। मोल्स ऑफ, सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। फिर क्या निकालना है बच्चों, मोल्स ऑफ कार्बन। फिर क्या निकालना है, मोल्स ऑफ, बताते जाओ, क्लोरीन। मेरे से पहले ही कर लिया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, चलो फिर अब मोल्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे मोल्स, ये तो बच्चे को पता है। 0 पॉइंट डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का मोलर मास 1.00 होता है, बट 1 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 0.07 मोल आएगा। कार्बन का अगर हम देखें तो कार्बन का कितना है, ये है 24.27 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज़ द मोलर मास ऑफ कार्बन एटम। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तुम। ठीक है, तो अभी देखते हैं सॉल्व करके। तो 71.66 डिवाइडेड बाई क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5। तो चलो इसको आप सॉल्व करो। इनको आप जब सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 2.021। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे 2.021। इनको आप सॉल्व करोगे, तो मैंने सॉल्व किया है, इनको जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट दिस। अब मोल तो निकल गया, अब अगला काम क्या है, अब अगला काम बहुत आसान है। अगला काम आपका ये है कि सभी को उसके सिंपलेस्ट रेशियो से क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी कि अगला जो स्टेप है, जो मैंने लिखा नहीं था इसके पहले, अब मैं लिख देता हूँ। अगला स्टेप बेटा क्या है, डिवाइड बाय इट्स सिंपलेस्ट रेशियो। उसके सिंपलेस्ट रेशियो से डिवाइड करना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा हो। ठीक है, आप इनमें देखिए सबसे छोटा कौन है, ये दोनों ही बराबर हैं। अभी इत्तेफाक है या कोइंसिडेंस से भी बराबर है, बट हमेशा ऐसा नहीं है कि वो बराबर होंगे। तो कोई भी ले लो, मैं इसको ले लेता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ऊपर वाला ले लेना, बट गलती से 4 वाला मत ले लेना, क्योंकि 4 वाला सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं चलो हम लोग यहाँ से। तो अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, सभी को डिवाइड करेंगे किससे, इस नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगला स्टेप मेरा क्या है, डिवाइड। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो मैंने देखा कि हाइड्रोजन, कार्बन और फिर यहाँ क्लोरीन लिख देते हैं। तो जब आप 4.07 को 2.021 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 2। अप्रॉक्सीमेटली भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर हम उस हिसाब से देखें तो हमारा फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है CH2Cl। ये बनता नज़र आ रहा है क्योंकि CH2Cl बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब यही जो फार्मूला होता है बेटा, इसी को हम प्यार से बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। क्या बोलते हैं, नहीं प्यार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला का तो काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब अगला हमारा काम क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या क्या करते हो, कितना परेशान होते हो आप लोग, मुझे समझ नहीं आता। बस यही शॉर्ट ट्रिक है, यही एक तरीका है जिस 2 लाइन में आपका आंसर आता है एम्पिरिकल का। अब ज़रा अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला का, तो उसके लिए देखो फार्मूला, ठीक है, अब परेशान ना होना, बस एक बार बता दिया मैं, अब परेशान ना होना। मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला है। इसके लिए देखो मल्टीप्लाई भी अपने को n की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं एम्पिरिकल फार्मूला तो पता चल गया यहाँ से। देखो ये एम्पिरिकल फार्मूला है, मैं यहाँ डबल टिक कर दे रहा हूँ।
बट तुम्हें अभी n निकालना है। ये n का क्या मतलब है वो समझ लो, क्योंकि जब तक n नहीं निकलेगा यू कांट एबल टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो बेटा n का मतलब होता है एक फिक्स्ड नंबर, है ना, ठीक है। तो फार्मूला पर हम जाते हैं, तो हमारा जो फार्मूला है मोलर मास, कंपाउंड का जो मोलर मास है उसको ले लो, डिवाइड कर दो मोलर, एक मिनट, मोलर मास ना लिखकर मैं लिखता हूँ सीधे एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। आई होप विजिबल है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत अगर नहीं होगी तो फिर समझ लेना। n का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तुम्हें मोलर मास दिया हुआ है, बिल्कुल दिया होगा तभी तुम फार्मूला निकाल सकते हो, अदरवाइज बेटा फार्मूला नहीं निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी ओनली कैलकुलेटेड व्हेनेवर इन द क्वेश्चन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज गिवन। तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना दिया हुआ है, सभी लोग देखो 98.96 दिया हुआ है, देख लो। अब तुम्हें डिवाइड करना है किससे, इंपीरिकल फार्मूला मास से। किससे करना है, इंपीरिकल फार्मूला मास से। तो बताओ इंपीरिकल फार्मूला मास कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, इसका मोलर मास निकालना है बस, और कुछ नहीं। तो बताओ मोलर मास कैसे निकालोगे, देखो कार्बन का मोलर मास होता है 2, कार्बन 1 है, प्लस हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, प्लस क्लोरीन कितना होता है 35.5, इनको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 14, और ये 14 और ये कितना हो जाएगा, ज़रा अगर हम देखें 49.5 आ रहा है। क्या मैं सही हूँ, चेक कर लीजिए आप लोग। मेरे हिसाब से तो मैं सही होना चाहिए मेरे को, बट बिल्कुल सही हूँ मैं, ठीक है। इससे मैंने क्या निकाल लिया, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लिया, ठीक है। बस मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 5, ठीक है। ज़रा देख लो आप, n की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, इसको सॉल्व करके n की वैल्यू 2 आती दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, बोलो, दिखाई दे रही है आपको, देखो 49.48 होता तो डायरेक्टली 2 आता, बट 49.5 अप्रॉक्सीमेटली 2 आ रहा है। बस अपने को यही चाहिए, तो बस हमारा फार्मूला मास आ गया। तो फार्मूला मास को मैं mf से डिनोट करूँगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला को, जो कि है n की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, EF क्या है एम्पिरिकल फार्मूला, वो कितना आया है CH2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है n मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपके सामने है, तो बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो क्या आ जाएगा C2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा C2H4 और ये क्या हो जाएगा Cl2। देखो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। देख लीजिए, ये रहा एम्पिरिकल, ये रहा, बस इतना ही खेल है। और आपको पता है जेई में लगभग देखा गया है अप्रॉक्सीमेटली हर 2 साल में एक सवाल आ जाता है एम्पिरिकल से, हर 2 साल में एक सवाल आता है, और मैक्सिमम 2 सवाल और मिनिमम 1 सवाल इस चैप्टर से तो आना ही आना है, बहुत आसान होते हैं, ठीक है। हमारे जेई में 2 चीज़ पढ़ना है हमें, मोल 1 मोल 2 पढ़ना है। दैट इज़ मोल 1 जिनको हम प्यार से स्टोइकियोमेट्री भी बोलते हैं। मोल 1 में हम पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड, और मोल 2 में हम क्या पढ़ते हैं टाइट्रेशंस, ठीक है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ते हैं, ठीक है, वो एडवांस लेवल में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जेई मेन में यही है हमारा मोल 1, ठीक है। चलिए, तो ये कर लिया आपने। तो आई होप तुमको एम्पिरिकल फार्मूला समझ में आ गया होगा। एम्पिरिकल फार्मूला में हमने तुमको 2 सवाल दिया। पहला सवाल जो था बेटा, वो उसमें क्या गिवन था आपको, मास, उसमें आपको मास गिवन था। मास से आपको क्या निकालना था, मोल, मोल से क्या निकालना था, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो अगर मिल गया, मिलना ही है, मोल में जो छोटा होगा सबसे वही सिंपलेस्ट रेशियो होता है, उससे तुमने क्या कर दिया, सभी को डिवाइड कर दिया। जैसे तुमने यहाँ पर डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, सिंपलेस्ट रेशियो, यानी कि सबसे छोटा क्या था, ये वाला था, इससे तुमने डिवाइड किया, तो तुमने इसको डिवाइड किया तो तुमको 2 मिला,
इसको डिवाइड करोगे इससे तो तुम्हें 1 मिलेगा, इसको डिवाइड करो तो 1 मिलेगा। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला। बट नाउ व्हेनेवर यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला। आपको n कैलकुलेट करना है इस फार्मूले से, और जब तुम्हें n मिल जाएगा उसके बाद तुम आसानी से क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देख लिया, ठीक है। तो 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल में क्या है, मास दिया रहेगा तो बहुत आसान बन जाएगा, लेकिन अगर परसेंटेज दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, परसेंटेज, जैसे इस सवाल में परसेंटेज है तो टोटल परसेंटेज को मान लेना कितना, शतक 100, ठीक है, 100 मान लेना कंपाउंड में 100% है, उसमें आपको इतने इतने ग्राम दिया है। फिर एक बार तुमको मास मिल गया है, एक बार आपको मास मिल गया है तो फिर से वही मोल के बाद क्या, सिंपलेस्ट रेशियो लेकर डिवाइड करना, फिर एम्पिरिकल फार्मूला, फिर फर्दर अगर पूछेगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल लेगा, अगर नहीं पूछेगा तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। बस करें, तो चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, आज इसको यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है, इस पूरे टॉपिक को, है ना। तो अभी ये पूरा चैप्टर तो हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन को अपन यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, इतने क्वेश्चंस को। फिर अपन क्या करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे और हाई लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे। एम्पिरिकल फार्मूला पर मैं आपको 1-2 सवाल पहले दूंगा, क्योंकि आपका आज मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में ये चेक करूंगा कि आपको कितना आया, तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दूंगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एटॉमिसिटी या फिर रिमूविंग के क्वेश्चंस, और उसके अलग अलग स्टेप्स से अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर कैरी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। तो आज के बाद आपको इंपीरियल फार्मूला में तो बिल्कुल भी डाउट होना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।